पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो एक बार फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ स्वागत है आपका। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड, जिसको पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि ब्लड पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा, इसको कैसे समझाया जाएगा। तो उसमें गैस के थ्रू जो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे जाता है, किसके थ्रू जाता है, कैसे आता है, किस रूप में आता है, इन सब चीज़ों को समझाना था। तो ब्लड क्लियर हो गया और लंग्स क्लियर हो गए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ब्लड। अब हमको ये समझना है कि वो ऑक्सीजन को कैसे पूरे बॉडी में लेके जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेके आ रहा है, और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है और ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है। तो 11th में जो रिस्पिरेशन दिया है मैं उस लेवल पे नहीं जाऊँगा, 10th के बेस पे है तो उतना डीप नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो जहाँ तक भी है उसको समझा रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को समझाना चाहूँगा। फेफड़े की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, फेफड़े की आंतरिक संरचना, क्या कहेंगे इसको, फेफड़े की आंतरिक संरचना। तो मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। किसी एक फेफड़े को बनाऊँगा और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और उसको कैसे गैसेस एक्सचेंज में या रिस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज करेंगे उसको। तो मान लो सीधे सीधे, ठीक है, यहाँ तक है, कोई बात नहीं। देखो, मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये इसका हो गया चेहरा, थोड़ा सा और, ठीक, ये हो गया उसका चेहरा। ये हो जाएगा नॉस्ट्रिल, फिर नेजोफेरिंग्स, नेजल कैविटी जिसको कह रहा हूँ, फिर ओरोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी, फिर यहाँ से आएगा ये दो पार्ट में डिवाइड, पीछे की तरफ भोजन की नली, आगे श्वसन की नली, और यहीं से ये आया तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड, और जहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसको कह रहा हूँ हाइलम। इसको क्या कह लिए थे, नॉस्ट्रिल, ठीक, इसको कहे थे नेजोफेरिंग्स, इसको बोले थे फेरिंग्स, इसको बोले थे ट्रैकिया या श्वसन नली, ट्रैकिया या श्वसन नली, इसको बोले थे हाइलम या हाइलस। इस तरीके से इन सभी स्ट्रक्चर को मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है। तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा तो नहीं होगा, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। और यहीं से एक लंग्स इधर जुड़ा हुआ है, तो चलो मैं सिर्फ लेफ्ट वाले लंग को ले रहा हूँ, ठीक, समझाने के लिए। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसमें ऑलरेडी दो लेयर दिखाई ही देगा। बाहर वाले लेयर को हम लोग कहेंगे पेराइटल प्लूरा और अंदर वाले लेयर को हम लोग कहेंगे विसरल प्लूरा, VISCERAL। अब प्लूरा वर्ड यूज किया जा रहा है किसके लिए, फेफड़े के लिए, इसीलिए प्लूरा रिलेटेड है किससे, फेफड़े से, इसलिए इसे बोला जाएगा प्लूरोलॉजी या फेफड़े का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो आउटर लेयर हो गया क्या, पेराइटल प्लूरा, ठीक, दूसरा लेयर हो गया विसरल प्लूरा। अब उतना डिटेल में आप नहीं जा रहे। जो इसके अंदर गया है पहला, उसे बोला जाएगा ब्रांकस, या इसी को कहते हो शाखाएं। ये अंदर जाने के बाद पतली पतली फिर विभाजित होंगी, तो उसमें जब पहली बार विभाजन हुआ तो उसे क्या बोले, प्राइमरी ब्रांकस, प्राथमिक शाखाएं। दूसरी बार विभाजित हुआ सेकेंडरी ब्रांकस। कट नहीं रहा, नहीं ठीक, नहीं कटेगा, सेकेंडरी ब्रांकस, द्वितीयक शाखाएं, नहीं कटा। तीसरी बार जब ये विभाजित होगा,
ठीक, चलो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। इसे कहोगे टर्शियरी ब्रांकस, तृतीयक शाखाएं। फिर जाके ये पतले से ट्यूब में डिवाइड होगा, उस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे ब्रांचियोल। ब्रांचियोल। और इससे लास्ट में एक संरचना जुड़ी होगी जिसे बोलोगे एल्वियोलाई या एयर सैक। कूपिकाएं इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कूपिकाएं। ठीक, इसको कहोगे क्या? प्राथमिक शाखाएं। अब थोड़ा हिंदी लिख दें, प्राथमिक शाखा। इसको कहोगे द्वितीयक शाखा। ठीक, इसको तो केवल कहोगे शाखा। लेफ्ट वाले में गया होगा तो लेफ्ट बायां, और राइट वाले में आया होगा तो राइट। इस टर्शियरी ब्रांकस को कहोगे तृतीयक शाखा। अब ये नाम तो वैसे ही है, हाइलम वैसे ही है। ट्रैकिया को कहोगे श्वसन नली, जो बना होगा उपास्थियों का या कार्टिलेज का। फेरिंग्स को कहोगे ग्रसनी, नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी, हिंदी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मेरा। और इसको कहोगे ओरोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी। इसको नॉस्ट्रिल को नासा द्वार कह लोगे। चलो लिख ही दे रहा है, नासा द्वार। चलो हिंदी भी क्लियर हो गया। ठीक सबका। अब गैसों का जो आदान प्रदान होगा वो कहाँ होगा? इस हिस्से में। ठीक, इस हिस्से में गैसों का आदान प्रदान मतलब अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में परिवर्तित कैसे होगा, उसके लिए मैं इतने हिस्से को, मतलब कौन कौन से, ब्रांचियोल और एल्वोलाई को यहाँ बना रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक, देखो थोड़ा सा मैं हृदय को टच करूँगा इसमें। देखो मान लो कह रहा है कि ये हृदय है, ये क्या हो गया? हृदय। तो जब हृदय आएगा उस समय उसको हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल डिटेल में पढ़ने की अभी उतनी ज़रूरत है नहीं, बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैसों का आदान प्रदान समझाना है, इसलिए मैं इसको बना ले रहा हूँ। ठीक, चलो इससे ज़्यादा तो और डिटेल में हम लोग को जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन में टोटल चैम्बर कितने होते हैं? 4। तो ह्यूमन में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर। हार्ट किसका? ह्यूमन का। कटा है ना? नहीं। अब आ जाओ, मैं जो इतना हिस्सा था कूपिकाओं का, मतलब ये वाला हिस्सा ब्रांचियोल के साथ, इस हिस्से को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना? अगर डाउट है थोड़ा सा तो मैं ऐसे एक एरो लगा दे रहा हूँ, दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है ना? ये हो गया ऐसे। अब ये और अच्छे से दिख रहा होगा। इस हिस्से को मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। हुआ ये, ठीक, ये आ गया ब्रांचियोल। इसको क्या कह रहे हो? ब्रांचियोल। और इसी से जुड़ा है क्या? एल्वियोलाई या कूपिकाएं। एल्वियोलाई या एयर सैक, वायु कोष्ठक या कूपिकाएं। इसको क्या लिखोगे? कूपिकाएं, या हम लिख सकते हैं वायु कोष्ठक। ठीक, देखो अब मैं हृदय को उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बस इतना नाम लिख रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा लेफ्ट अरिकल, इस हिस्से को कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल,
इसको कहोगे राइट अरिकल और इसे कहोगे राइट वेंट्रिकल। देखो हिंदी लिख लो। बाप रे गर्मी जान ले रही है यार, 1 मिनट। चलो इसको कह रहे हो बायां अलिंद ठीक, इसको कह रहे हो बायां नीलय, इसको कह रहे हो दायां अलिंद, इसको कह रहे हो दायां नीलय। अब हृदय में कहाँ से अशुद्ध रक्त आया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, कहाँ से शुद्ध आया मतलब ऑक्सीजनेटेड, उस पर मैं जाना अभी फ़िलहाल सही नहीं समझ रहा हूँ। बस इतना समझो कि हृदय के दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ से ब्लड निकला ऐसे और गया किसके पास, कूपिकाओं के पास। तो हृदय से जो रक्त को कूपिकाओं तक ले जाएगा उस नली को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, या इसी को हिंदी में कहते हो फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हो, फुफ्फुस धमनी। तो हृदय से अशुद्ध रक्त को, मतलब अशुद्ध रक्त क्या, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, उस रक्त को क्या कहोगे, अशुद्ध रक्त या डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। तो हृदय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी की सहायता से निकल कर गया कहाँ, फेफड़े की कूपिकाओं तक। और ये धमनियाँ फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कैपिलरी या केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हो, कैपिलरी या केशिकाएं कहते हैं। और फिर सभी कैपिलरीज या केशिकाएं क्या करती हैं, आपस में जुड़कर एक नली बना लेती हैं, और वो नली आ जाती है कहाँ पर, ये यहाँ पे नहीं है यार, दिमाग देखो गर्मी में दिमाग, ये यहाँ पर, मतलब हृदय के दाएं नीले से या राइट अरिकल से अशुद्ध रक्त निकलकर जा रहा है कहाँ, फेफड़े की कोशिकाओं तक, और शुद्ध होने के बाद ये वापस आ रहा है कहाँ, हृदय के बाएं अलिंद में, ठीक। और जिसकी सहायता से आता है उसे कहते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन्स, या इसको कहते हो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। और इसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन अधिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ठीक। और इसे कहा जाता है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक। अब कह रहा है कि गैसों का आदान प्रदान कैसे हुआ, उस पे आ जाओ। तो हृदय के दाएं नीला से या राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त निकलकर कहाँ जाएगा, कोशिकाओं तक, जिसको पहुंचाने का काम किया किसने, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी ने। और अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और शुद्ध होकर फुफ्फुस सिरा द्वारा वापस आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त किसमें, हृदय के बाएं अलिंद में, जिसमें ऑक्सीजन अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब गैसों का आदान प्रदान यहाँ हुआ कैसे, उसको समझने की बात यह है। तो मैं इस फिगर को अब मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, फिलहाल तो यहाँ समझ जाओगे, चलो ठीक है।
क्योंकि रिवाइज करने के लिए जगह भी चाहिए। यहाँ भी हो ही जाएगा, चलो इसको हटा लेना। हुआ ये कि ये जो कोशिकाएं थी ऐसे, ठीक, तो जब ये धमनी इसके पास गया तो पतली पतली नलिकाओं में क्या हुआ, विभाजित हुआ। तो उन पतली नलिकाओं में एक क्या हो गया, कैपिलरीज या केशिकाएं, ठीक। इधर एरो ऊपर कर लो, इधर एरो नीचे। तो जब भी कोशिकाओं तक ब्लड आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसे ब्लड, कोशिकाओं तक ब्लड आ रहा था, कटा नहीं ना है, ठीक। तो इस ब्लड में था ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, इसीलिए इसको बोला गया क्या, अशुद्ध रक्त। और जब हम सांस लिए होंगे तो फेफड़े में अंदर क्या आया होगा, ऑक्सीजन, और हम क्या छोड़ने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन या अंतः श्वसन। तो अंतः श्वसन की क्रिया में फेफड़े में क्या भरा होगा, ऑक्सीजन, तो उसकी मात्रा क्या रही होगी, ज़्यादा। और क्या कम रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो जब ये ब्लड बहता हुआ पहुंचा यहाँ पर, तो इसमें क्या था, ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, ज़्यादा, अशुद्ध रक्त था, ठीक है ना। अब जब गैस है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, तो गैस एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो हमेशा अधिक सांद्रता से किधर जाता है, कम सांद्रता की ओर। और उसके जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। तो विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होगा, जो चीज़ अधिक है वो कम की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ ऑक्सीजन अधिक था तो वो चला आया किस में, ब्लड में। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक था तो ये चला गया किस में, कोशिकाओं में। तो ये अधिक होने के नाते बाह्य श्वसन की क्रिया में क्या होगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये ऑक्सीजन आ गया था किसमें, ब्लड। तो ये ऑक्सीजन शुद्ध होकर अब चलाएगा किसमें, हृदय के बाएं हलेंदे में, किसकी सहायता से, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। तो जो गैसों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ कोशिकाओं में और केशिकाओं के बीच में, वो किस क्रिया द्वारा हुआ, डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन या विसरण के कारण। और विसरण की क्रिया में गैस अधिक सांद्रता से किधर जाता है, कम सांद्रता की ओर। तो इस रक्त में ऑक्सीजन कम था तो फेफड़े में ऑक्सीजन ज़्यादा था कोशिकाओं में, तो वो चला गया रक्त में। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक था तो वो चला गया कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा वो बाह्य श्वसन की क्रिया में क्या किया गया, बाहर निकाल लिया गया। तो अब यहाँ पर एक तरफ से क्या गया, अशुद्ध रक्त, और दूसरी तरफ से क्या बन के आ गया, शुद्ध रक्त। जब जा रहा था तो उसमें ऑक्सीजन क्या था, कम, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, ज़्यादा, मतलब ये था अशुद्ध रक्त। जब वापस आया तो इसमें ऑक्सीजन हो गया अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कम, क्योंकि ये क्या हो गया, शुद्ध, इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाया। और ये क्यों हुआ यहाँ पर, डिफ्यूजन या विसरण की क्रिया द्वारा। और डिफ्यूजन या विसरण की क्रिया में द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। तो गैस आपस में क्या हो गए, बदल गए। तो इससे शुद्ध रक्त क्या हो गया, अशुद्ध रक्त, और गैसीय विनिमय की क्रिया हो गई, मतलब गैसों का आदान प्रदान भी हो गया, ठीक है ना। तो चलो, आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। और श्वसन की क्रिया में सबसे पहले वायु कहाँ आएगी, नॉस्ट्रेल, नेसोफेरिंग्स, फेरिंग्स, फिर एपिग्लॉटिस होगा तो वो भेज देगा किसमें, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आएगा किसमें, हाइलम में, हाइलम से आएगा किसमें, ब्रांकस में, ब्रांकस से आएगा किसमें, प्राइमरी ब्रांकस, फिर आएगा किसमें, सेकेंडरी ब्रांकस, फिर आएगा टर्शियरी ब्रांकस, फिर आएगा ब्रांचियोल, फिर आएगा किसमें, एल्वोलाई या एयर सैक में। और यहीं पर होगा गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं में विसरण की क्रिया द्वारा। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो।